हाय गाइस, मेरा नाम दीपेंद्र दीक्षित है और यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करने वाले हैं जो हम लोग को रिक्वायर्ड होता है जावा के बिगनिंग में। तो सबसे पहले आइए देख लिए हम लोग का क्या क्या क्वेश्चंस या लैब्स करने वाले हैं, उनका एक आप रिव्यू यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हाउ द प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड एंड सेव्ड इन जावा। तो इसके लिए आप क्या करें कि मैंने यहाँ जावा नाम का फ़ोल्डर बनाया है। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लें आप। मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे बनाया है, आप किसी भी ड्राइव में बना सकते हैं। फिर आप इस जावा नाम के फ़ोल्डर को ओपन कीजिए। यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नोटपैड फाइल बनाइए और इसको आप डायरेक्ट ओपन कर लें। इसके बाद आपको जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो उससे रिलेटेड कोड को आप जो है इस नोटपैड फाइल में लिख लें। तो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम फाइल क्रिएट कर रखा है जिसमें मेरी कोडिंग है, तो इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम एक बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फाइल का नाम रखेंगे। तो हम लोग को सर्च करना होगा। एक्चुअली इस फाइल में 2 क्लासेस हैं, तो हमें उस क्लास पे फोकस करना होगा जिसपे हमारा मेन फंक्शन है। एक्चुअली जावा में भी जो एग्जीक्यूशन है वो आपका मेन से ही स्टार्ट या शुरू होता है, जैसा कि आप सी और C++ में देखे थे। तो हम लोग को सबसे पहले वो क्लास खोजना होगा जिसमें हमारा मेन फंक्शन है। तो यहाँ आप सामने देख रहे हैं एक क्लास जिसका नाम एरियाज है और इसके अंदर कोई भी मेन फंक्शन नहीं है। हमारा दूसरा क्लास है एरिया जिसके अंदर मेन फंक्शन है। तो अब जो हमारा फाइल का नाम होगा वो एरिया होगा क्योंकि इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है। तो फाइल का नाम वही होता है जो आपका एरिया का नाम होता है जिसके अंदर में मेन है। तो चलिए हम लोग फाइल करते हैं, सेव एज करते हैं और यहाँ पे हम लोग एरिया लिखते हैं और यहाँ पे रिमेंबर कीजिए ऑल फाइल्स कीजिएगा और इस फाइल का नाम .java एक्सटेंशन होगा और इसको हम लोग जो है वो जो जावा नाम का फ़ोल्डर हम लोगों ने बनाया है उस पर हम लोग इसको सेव कर देते हैं और फिर हम इसको एग्ज़िट कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि वो जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका area.java के नाम से एक फ़ाइल क्रिएटेड है। अगर आपको किसी भी फाइल का एक्सटेंशन देखना है तो यहाँ देखिए ये एक टाइप नाम का है, इसके अंदर जावा फाइल लिखा हुआ है, मतलब ये जो जावा फाइल है इस एरिया का एक्सटेंशन है। जब आप इतना कर लेंगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए। अब हम लोग इस फाइल को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग को जावा सी का कमांड होता है और जावा सी रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल को कंपाइल करने के लिए। जब आप जावा सी लिख देते हैं तो स्पेस दे के आप उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसे आपको कंपाइल करना है। तो हमारे फाइल का नाम है area.java, ठीक है। तो एक्चुअली आपको इसके पहले क्या करना होगा कि ये जो area.java आपका जहाँ पे आपको लोकेशन पे जाना होगा। तो अब जावा खोलिए और इसका फाइल एक्सटेंशन देखिए। तो फाइल एक्सटेंशन पे आपको इसका लोकेशन दिख रहा है सी यूज़र नारायण डेस्कटॉप जावा। तो इसे आप कॉपी कर लें और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर लीजिए। तो अब आप उस डायरेक्टरी के अंदर हैं। अब आप एग्जीक्यूट कीजिए जावा सी और area.java। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जावा से इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। एक्चुअली इसमें आपका JDK सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो आपका जावा का सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी ये कमांड नहीं रन कर रहा है। तो इसको अगर आप रन कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि वो जो JDK नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उसके फ़ोल्डर को लोकेट करना होगा। तो ये रहा 1.18, इसके बिन पे जाना होगा आपको और यहाँ पे आपका जावा है और javac.exe है। तो इस लोकेशन को आपको कॉपी करना होगा और फिर माई कंप्यूटर में जाके
प्रॉपर्टीज़ में जाके एडवांस सिस्टम में सेटिंग्स, इन्वायरमेंटल वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल्स में आपको पाथ में आना होगा, एडिट पे आना होगा और यहाँ आपको पेस्ट करना होगा, ठीक है। और ओके कर दीजिए, ओके ओके। तो ये जो स्टेप मैंने आपको शो किया, ये स्टेप आपको उसी समय करना है जब आप जावा का सॉफ्टवेयर पहला बार इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो दूसरा स्टेप आपका यही होना चाहिए जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया, मीन्स पाथ सेट करना। अब अगर हम जावा सी करते हैं यहाँ पे area.java जो कंपाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो देखिए एक बार हम लोग फिर से इसको ओपन करते हैं। हमारा फाइल कहाँ है, CD डेस्कटॉप पे फाइल है और किस फोल्डर के अंदर, तो CD जावा फोल्डर के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि ये काम आपका जावा सी रन कर चुका है और यहाँ एक एरर है और ये लाइन नंबर 23 पे है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई एरर मिल रहा है कंपाइल के समय तो आप उसे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको लाइन नंबर दिया हुआ रहता है। तो उस लाइन पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सेमी कोलोन जो है वो छूट रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सेमी कोलोन एक्सपेक्टेड। तो मैं आपको ये शो करता हूँ कि ये लाइन नंबर 23 पे छूट रहा है। तो जावा फोल्डर मैंने खोला और हाँ, जो हमारा जावा फाइल है उसको खोलिए और देखिए कि लाइन नंबर 23 पे एक सेमी कोलोन छूटा होगा। तो आप लाइन नंबर यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 करते हुए जाइएगा। तो आपको लाइन नंबर 23 देखिए ये है, int x = 4। यहाँ पे सेमी कोलोन छूटा हुआ, हम सेमी कोलोन दे देते हैं और इसको फिर से सेव कर दीजिए और आप इसे फिर से कंपाइल करें। तो देखिए अब आपको कोई एरर नहीं मिल रहा है, मतलब आपका फाइल कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद क्या होता है कि एक डॉट क्लास नाम का फाइल क्रिएट होता है। एक्चुअली उसमें जो है आपका जो भी कोडिंग आपने प्रोग्राम किया उसको बाइट कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो देखिए जब आप किसी भी फाइल को कंपाइल करेंगे तो उसके बाद आपको डॉट क्लास का फाइल बनता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 डॉट क्लास का फाइल बन रहा है, मतलब आपके area.java के अंदर जितने सारे क्लासेस होंगे हर एक क्लास के लिए एक इंडिविजुअल क्लास फाइल बनता है। जैसे एक एरिया नाम का क्लास फाइल बना जिसके अंदर आपका वो बाइट कोड्स रहेंगे जो एरिया क्लास से रिलेटेड है। उसी तरह एरियाज़ का एक अलग क्लास फाइल बना जिसके अंदर वो बाइट कोड्स रहेंगे जो आपका एरियाज जो एक डिफरेंट क्लास है उससे रिलेटेड आपका बाइट कोड्स होगा। तो इस तरह से आपके प्रोग्राम फाइल में जितने सारे क्लासेस होंगे उतने ही सारे डॉट क्लास फाइल बनते हैं। तो अब आपने कंपाइल कर लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि रन कैसे किया जाता है किसी भी जावा फाइल को। तो उसके लिए आपका जो कमांड है वो है जावा और यहाँ पे आप उस स्पेसिफिक क्लास का नाम देंगे जिसमें आपका मेन फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन फंक्शन है वो आपका एरिया क्लास में ही एग्जिस्ट करता है और ये हमने एंटर कर दिया। तो जब हम लोगों ने किया तो यहाँ एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट दिखला रहा है कि ट्रायंगल = 12.0, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फाइल को कंपाइल कीजिएगा, रन कीजिएगा और अगर कोई एरर आता है कंपाइल के समय तो आप उसको लाइन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी सीखा कि हमारे फाइल का नाम एक्सटेंशन क्या होना चाहिए और हम लोग JDK का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हमें सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर का मीन्स JDK के सॉफ्टवेयर में जो बिन फोल्डर है उसका लोकेशन
सेट करना होता है। अगर हम सेट नहीं करेंगे तो हम लोग का डॉस पे जो है जावा सी या जावा कमांड काम नहीं करेगा। तो चलिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग जार फाइल क्या होता है और जार फाइल क्रिएट कैसे करते हैं और जार फाइल का डिफरेंट यूजेस। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं हाउ द व्हाट इज जार फाइल एंड हाउ वी क्रिएट दैट एंड इट्स वेरियस यूजेस। तो देखिए जार फाइल का जो फुल फॉर्म होता है वो है जावा आर्चिव फाइल। जार फाइल का दो यूज है। एक तो जार फाइल को हम लोग एक्चुअली जिप फाइल की तरह यूज करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला यूज है। दूसरा जार फाइल का ये यूज है कि इसके थ्रू जो है आप कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कर सकते हैं किसी भी जावा फाइल का। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं किसी भी जावा प्रोग्राम का। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक इक्लिप्स नाम का सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप जावा से रिलेटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हम लोग उस इक्लिप्स के हेल्प से किस तरह से जार फाइल क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो ये मेरा इक्लिप्स का IDE है। इसमें एक ये मैंने salary.java नाम का फाइल है। तो मैं इससे रिलेटेड एक एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट करूंगा .jar। लेकिन उसको क्रिएट करने से जस्ट पहले मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि ये जो salary.java नाम का प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या है। तो इसको सबसे पहले हम लोग कंपाइल और रन करते हैं और फिर इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्ले बटन है, तो मैंने इसे प्ले किया। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जब आप इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय सैलरी नाम का एक फॉर्म खुलता है जिसमें एम्प्लॉय ID, नेम ये सब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है। तो इसके लिए आपने क्या देखा कि मुझे सबसे पहले ये .java फाइल लोकेट करना पड़ा, फिर मुझे इसे कंपाइल और रन करना पड़ा। तो ये इतने सारे स्टेप्स के तब मुझे ये आउटपुट मिला। हम लोग ये सारे स्टेप्स नहीं करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि एक हमारा जार फाइल होना चाहिए जिसको केवल डबल क्लिक करें तो ये फॉर्म अपीयर हो जाए और आप अपना डिफरेंट काम कर सकें। तो इक्लिप्स के थ्रू जार फाइल कैसे क्रिएट करते हैं देखिए। फाइल, यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे जावा पे आइएगा और उसके अंदर रनेबल जार फाइल चूज कीजिएगा। नेक्स्ट कीजिए। आप किसका जार फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से चूज कीजिए। तो यहाँ हम लोग सैलरी नाम का जो आपका .java है उसका हम लोग जार फाइल क्रिएट करना चाहते हैं और इसको हम लोग सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। किस नाम से? तो salary.jar, और हम लोग इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं और फिनिश कर दीजिए। तो ये आपका जार फाइल बन के तैयार है। अब आप इस IDE को मिनिमाइज कीजिए और देखिए डेस्कटॉप पे एक जार फाइल बना हुआ है और इसका आइकॉन हमेशा इस तरह का होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे भी जाइएगा तो आपको यहाँ पे .jar दिखा रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको डबल क्लिक कीजिए तो क्या देख रहे हैं कि आपको ना ही किसी .java फाइल में वो जो salary.java था उसको कंपाइल करना पड़ा या रन करना पड़ा। ऐसे नहीं तो आपको डॉस पे जाके उसे कंपाइल या रन करना पड़ता है। अगर आप इक्लिप्स का IDE नहीं यूज कर रहे हैं तब वो रन करता है। लेकिन यहाँ .jar आपका क्योंकि बना हुआ फाइल है तो आप केवल डबल क्लिक करते हैं और आपको जो है वो एप्लीकेशन खुल जाता है और अपना रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो ये तो आपने जार फाइल सीखा इक्लिप्स के हेल्प से क्रिएट करने का। लेकिन अगर आपके पास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कैसे जार फाइल क्रिएट करेंगे वो अब देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये शो करता हूँ कि अभी तो आपने इसे डबल क्लिक करके रन किया, ठीक है। अगर हम इसको चाहें तो डॉस से भी रन कर सकते हैं। डॉस से कैसे रन करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे ये आपका salary.jar प्रेजेंट है। तो हम CD पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और फिर डेस्कटॉप पे हमारा सैलरी है। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट salary.jar। तो देखिए इस तरह से भी आप इस जार फाइल को खोल सकते हैं, ठीक है।
ये जार फाइल आपका इसीलिए ओपन हो रहा है क्योंकि डॉस के थ्रू इसीलिए ओपन हो रहा है क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जार फाइल का एक एप्लीकेशन है जो आपका जेडीके में है। अगर वो जार फाइल का एप्लीकेशन जेडीके में नहीं होता तो आप जार फाइल को डॉस के थ्रू नहीं खोल पाते। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ जार नाम का एप्लीकेशन है, यही हेल्प करता है आपका जार फाइल को खोलने के लिए डॉस के थ्रू। जिस तरह से जावा हेल्प करता है रन करने के लिए, जावा सी करता है कंपाइल करने के लिए। तो ये आपने देखा किस तरह से रन करेंगे हम लोग जार फाइल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। एक बात मैं आपको और मीन्स अवेयर करना चाहता हूँ कि ये जार फाइल आपका उसी सिस्टम पे रन करेगा जिसमें जावा का JVM इंस्टॉल्ड है, मतलब जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है। क्योंकि ये जो सैलरी नाम का जो मैंने यहाँ जार फाइल क्रिएट किया ये आपका अब किसी भी सिस्टम पे रन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस सिस्टम पे ये क्रिएट हुआ है केवल अब उसी सिस्टम पे काम करेगा। अब ये हर एक सिस्टम पे काम कर सकता है जिसपे JVM इंस्टॉल हो, मतलब वो आपका हेल्प करता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने में, उसका काम कंपाइल करना नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि ये जो आपका जार फाइल है इसके अंदर जो है डॉट क्लास फाइल आपका एग्जिस्ट करता है सैलरी का। तो अगर आपको देखना है कि इस जार फाइल के अंदर कौन कौन सा फाइल एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप डॉस पे जाइए और वहाँ पे ये कमांड रन कीजिए jar tf और आप अपना जार फाइल का नाम देंगे तो उस जार फाइल के अंदर जो भी फाइल्स होंगे वो दिख जाएंगे। क्योंकि इस जार फाइल के अंदर एक्चुअली आपका बाइट कोड एग्जिस्ट करता है केवल। ठीक है, तो एक्चुअली आपको फिर जो है उस फाइल को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं, केवल रन करने की ज़रूरत है। तो आप जो है केवल इस पे एंटर मारें तो देखिए इस जार फाइल के अंदर क्या क्या है आपको सब पता चल जाएगा। इस जार फाइल के अंदर टाइल डॉट क्लास, रोबोट डॉट क्लास, माउस लिस्ट डॉट क्लास, एनी डॉट क्लास, एनिमेटर डॉट क्लास, सैलरी डॉट क्लास। तो एक्चुअली ये जो आपका सैलरी डॉट क्लास है इसी की हमको ज़रूरत थी। ये जो डिफरेंट अलग आपके टाइल डॉट क्लास ये सब आ गए हैं, ये सब का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि जार फाइल जो है वो आपका जिप फाइल के भी तरह एक्ट करता है तो वो आपका बहुत सारे फाइल्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब चलिए ये आपने देखा कि जार फाइल के अंदर देखते कैसे हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमको ये सैलरी डॉट क्लास या कोई भी डॉट क्लास फाइल को एक्सट्रैक्ट करना हो इस जार फाइल से तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये कमांड है आपका jar xf और आप यहाँ पे देंगे अपने जार फाइल का नाम और अगर आप इतना छोड़ के एंटर प्रेस कर दीजिएगा ना अभी अगर, तो क्या होगा कि ये जितने सारे टाइल्ड, रोबोट, ये जितने सारे क्लास फाइल्स हैं ये सारे एक्सट्रैक्ट होके आपको डेस्कटॉप पे दिखेंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि केवल सैलरी डॉट क्लास जो है वही मुझे अभी रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे सैलरी डॉट क्लास लिखिए और यहाँ पे एंटर कीजिए। तो देखिए केवल यहाँ पे जो है आपको सैलरी डॉट क्लास फाइल उस जार फाइल से एक्सट्रैक्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये एक डॉट क्लास फाइल है और अगर आप इस डॉट क्लास फाइल को ओपन करते हैं तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि जितने भी सारे कोडिंग्स आपने किए हैं वो सारे बाइट कोड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, वही अगर आप ऐसा करें, इसको डिलीट कर दीजिए और अगर आप सैलरी डॉट क्लास नहीं यूज़ करते हैं और यहाँ पे आप केवल जार फाइल यूज़ करते हैं तो इस जार फाइल के अंदर जितने सारे क्लास हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे जैसा कि आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है। तो चलिए हम लोग जार फाइल क्रिएट करते हैं। अगर हमारे पास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं है और हमें किसी भी जावा फाइल का जार फाइल क्रिएट करना है तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने इस जावा फोल्डर में एक एप्लीकेशन लिया है जिसमें 3 डिफरेंट जावा फाइल मिलके उस एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कंपाइल कैसे करेंगे और फिर रन कैसे करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे
कि हम लोग इसका जार फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। हमारे पास 3 जावा फाइल है और तीनों के लिए एक ही प्रोग्राम जो है, तीनों मिलके एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और तीनों का एक ही जार फाइल बनेगा। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम आप देखने वाले हैं ये एक्चुअली एडवांस जावा का प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारे फ्रेम्स खुलेंगे। तो जब भी आप फ्रेम को विजुअलाइज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉस कमांड प्रॉम्प्ट, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जेडीके का 1.6.18 को प्रेफर कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब मैं कंपाइल कर रहा था ग्राफिक्स के प्रोग्राम को तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था जब मैं जेडीके 1.18 को यूज़ कर रहा था। तो लेकिन जब मैंने प्रोग्राम डेटा में अगर जाइएगा, मीन्स जब मैंने जावा के अंदर इस जेडीके 1.6.8 को यूज़ किया तो मुझे एरर आना बंद हो गया। जब भी मैं एडवांस जावा से रिलेटेड ग्राफिक्स के किसी भी प्रोग्राम को डॉस पे कंपाइल करता था तो वो एरर आना बंद हो गया। तो मैं अब आसानी से जो है ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम को रन और कंपाइल कर लेता हूँ डॉस कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस जेडीके के अंदर भी जो बीन फोल्डर है, मीन्स 1.68 के जेडीके का लोकेशन आपको जो है अपने पाथ पे सेट करना होगा। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया है, 1.6.8 का जो पाथ है वो मैंने अपने सिस्टम पे सेट किया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये कंपाइल होता है और रन करता है। तो हम लोग यहाँ पे जावा सी करते हैं। सबसे पहले हम लोग उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे वो .java फाइल आपका स्टोर्ड है। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि इसमें से आप क्या कीजिएगा कि इसमें उस जावा फाइल का नाम दीजिएगा कंपाइल करते समय जिसमें मेन है। तो यहाँ पे जो आप ligin.java है इसमें आपका मेन है और ये जो ऑथर और component 1.java है इसमें आपका मेन नहीं है बल्कि बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। तो जब आप केवल ligin को कंपाइल कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका ऑथर और component 1 जो है उसका क्लास फाइल ऑलरेडी बन जाएगा, क्योंकि आपका component 1 और ऑथर जो है वो क्लासेस का ऑब्जेक्ट जो है आपका यहाँ ligin में कॉल हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ लिखता हूँ ligin। तो आप तो जानते हैं कि कंपाइल करते समय जो है आपको .java देना पड़ता है। तो देखिए आपका ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब अगर आप इसे खोलते हैं तो यहाँ पे ऑथर के लिए ऑटोमेटिकली क्लास फाइल बन गया, कंपोनेंट के लिए भी और ligin के लिए भी। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि आपका ligin.java में ही आपका मेन मेथड एग्जिस्ट करता है, तो आप केवल यहाँ से इसको एग्जीक्यूट किए। देखिए ये मेरा एक्चुअली प्रोग्राम है जो बहुत सारे जावा फाइल को मिला के जो है ये आपका प्रोग्राम एक आउटपुट है बहुत सारे जावा फाइल का। यहाँ पे ये आपका फ्रेम है और ऑथर कैलकुलेटर ये आपका लोकेशन है। इस तरह से मैंने जो है आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया किसी भी मीन्स एडवांस जावा के ग्राफिक्स से रिलेटेड जावा फाइल को। अब चलिए हम लोग इसका जार फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका जार फाइल कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो कमांड है इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और हम लोग एक एक करके आपको बतलाते हैं कि ये कमांड का काम क्या है। अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो एक्चुअली ये इको मेन क्लास कैलकुलेटर test.txt, अब जब आप इसको एंटर कीजिएगा तो test.txt नाम का फाइल बनेगा और उसमें जो है ये जो आपका कैलकुलेटर नाम का क्लास है इसमें एक्चुअली मेन पड़ा हुआ है। तो इसका इंफॉर्मेशन जो है वो test.txt में चला जाएगा। एक्चुअली ये test.txt जो है वो आपका एक मेटा फाइल मीन्स जो हम लोगों ने अर्लियर जार फाइल में देखा था कि अपने आप बन जाता है, वो हम लोग यहाँ पे खुद से बना रहे हैं, जिसमें हम लोग खुद से जो है उसको ये शो कर रहे हैं कि किसका जो है उसे किस क्लास फाइल का इंफॉर्मेशन रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तो ligin में है आपका मेन पड़ा हुआ। मैं आपको शो भी कर सकता हूँ, ओपन विथ कीजिएगा यहाँ पे। तो अगर आप सबसे नीचे आइएगा तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ आपका जो मेन है वो आपका यहाँ ligin है और देखिए इसका क्लास कौन सा है। तो अगर मैं आपको क्लास दिखाऊं
तो देखिए यहाँ क्लास लिगिन है जिसके अंदर आपका मेन पड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर हटा के लिगिन कर देते हैं। और इंटर कीजिए। अब आप क्या देखिएगा कि एक test.txt नाम का फाइल बना होगा यहाँ पे। और इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए मेन क्लास लिगिन है। तो जार फाइल जो है जब एग्जीक्यूट कीजिएगा तो उसके अंदर आपका जो है ऑथर क्लास, कंपोनेंट 1 क्लास और लिगिन क्लास, ये तीनों क्लास रहेगा जार फाइल के अंदर, लेकिन वो एग्जीक्यूट उसी क्लास फाइल को करेगा जिसका इंफॉर्मेशन टेस्ट के पास है। तो एक स्टेप तो हो गया हमारा जार फाइल क्रिएशन में। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि ये कमांड jar -cvfm तो देखिए यहाँ पे जो है हमने क्या किया, jar -cvfm calc.jar यहाँ पे आपका नहीं होगा क्योंकि जो हाँ ये आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल है .jar, तो ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं। text.txt जो हम लोगों ने अर्लियर बनाया था और star.class, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये java नाम के फोल्डर के अंदर जितने भी सारे .class फाइल हैं वो अब आपका calc.jar के अंदर आ जाएंगे। वही अगर आप star.class नहीं लिखते और आप ये लिखते कि star.java, तो क्या होता कि इस जावा वी के अंदर जितने सारे .java फाइल थे वो जो है आपका calc.jar के अंदर आ जाएंगे। तो जब आप .java लिखिएगा तो .class फाइल को जो है jar फाइल छोड़ देगा और वो केवल .java फाइल को अपने अंदर ले आएगा। तो अभी हमको .java तो लाना नहीं है, तो हम सिंपली इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसने किस किस .class फाइल को ऐड किया। उसने author .class फाइल को ऐड किया अपने अंदर, component 1 को किया और लिगिन को किया। और अब आप इसे खोलिए तो देखिए एक calc नाम का जो है .jar फाइल वो क्रिएटेड है और इसको आप रन करते हैं अगर, तो ये आपका एग्जीक्यूटेबल है क्योंकि आप यहाँ पे प्रोग्राम का आउटपुट आराम से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखलाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको क्या शुरुआत में ये शो किया था कि जार फाइल का काम केवल एग्जीक्यूट करना नहीं है बल्कि एक जिप फाइल की तरह भी करता है जो बहुत सारे डिफरेंट फाइल को स्टोर कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि जितने सारे .java फाइल्स हैं, मीन्स हम लोग जब जावा करते हैं तो ढेर सारे प्रोग्रामिंग करते हैं और बहुत सारे .java फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि वो सारे .java फाइल जो है वो किसी जार फाइल में जाके सेव हो जाए और वो आपका सेफ एंड सिक्योर होगा क्योंकि वो वायरस से भी अनअफेक्टेड रहेगा और कम स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि जब आपने जावा पढ़ लिया और आप चाहते हो कि सारे .java को जो है हम लोग एक जार फाइल में स्टोर कर लें, तो देखिए यहाँ पे आप सिंपली कुछ नहीं कीजिएगा, आप सीधे यहाँ पे अगर .class है तो यहाँ पे आप .java कर दीजिए। तो अब जो आपका बनेगा उसमें जितना सारा आपका देखिए यहाँ .java, component 1, ligin 1 .java वो आपका चला गया है उस जार फाइल के अंदर। चलो गाइस, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ एप्लेट इज़ रन विद द हेल्प ऑफ एप्लेट व्यूअर एंड HTML पेज। साथ ही साथ हम लोग आपको ये भी समझाएंगे कि कोड और कोड बेस्ड का डिफरेंस क्या है। ठीक है, और हम लोग ये भी फाइंड आउट करेंगे कि अगर आप एप्लेट खोल रहे हैं और उस समय अगर आपको कोई एरर मिलता है, यानी आप एप्लेट आपका नहीं खुल रहा है, तो उसको हम लोग ट्रेस कैसे करेंगे उसके एरर को। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग एप्लेट को रन कैसे करते हैं। तो देखिए एप्लेट को दो ढंग से रन किया जा सकता है। एक तो है कि आप एप्लेट को एप्लेट व्यूअर के थ्रू रन करें, या आप एप्लेट को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर भी रन कर सकते हैं। देखा जाए तो एप्लेट जो है आपका एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिसमें आपका मेन का मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, उसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं लेकिन किसी भी क्लास में मेन का जो मेथड है वो नहीं होता। ठीक है, तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग किस तरह से एप्लेट को रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लेट व्यूअर।
तो देखिए यहाँ पे एक मैंने एप्लेट नाम का फ़ोल्डर बनाया है और ये अभी एम्प्टी है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि एप्लेट का जो प्रोग्राम है वो हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने जो है उसका प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। आप यहाँ flag.java देख सकते हैं। तो इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ और इस एप्लेट नाम के फ़ोल्डर पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इसे आप एप्लेट व्यूअर से देखें, तो जब आप ये प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उस समय आपको सबसे नीचे में जाके एक छोटा सा कोडिंग करना पड़ता है। ठीक है, और उसी कोडिंग को देख के एप्लेट व्यूअर इसको रन करता है। तो देखिए ये तो आपका जो सबसे ऊपर है ये आपका पूरा एप्लेट का प्रोग्राम है। ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग कर लेते हैं तब सबसे नीचे में आके आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखना है, एप्लेट कोड इक्वल टू फ्लैग। फ्लैग जो है ये आपका इस फाइल का नाम है। ठीक है, जिसमें आपकी एप्लेट की प्रोग्रामिंग की गई है। हाइट इक्वल टू 500, विड्थ इक्वल टू 500। ये जो हाइट और विड्थ है ये आपका उस फ्रेम का हाइट और विड्थ है जिसमें आप अभी इस एप्लेट को देखेंगे जब आप एप्लेट व्यूअर से इसे रन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको आगे जाके ये इंडिकेट कर दूंगा कि ये हाइट और विड्थ जो 500 है ये किसका दिया हुआ है। और यहाँ पे आप एप्लेट से बंद कर देंगे, मतलब एप्लेट से स्टार्ट कीजिएगा और एप्लेट से बंद कर दीजिएगा। ये जो फ्लैग है ये तो इस फाइल का भी नाम है, साथ ही साथ जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो इसका डॉट क्लास फाइल बनेगा। तो उस डॉट क्लास फाइल का नाम भी जो है वो फ्लैग ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली जब आप इसे एप्लेट व्यूअर से रन करते हैं तो एप्लेट व्यूअर केवल ये जो आपका सिंगल स्टेटमेंट कोड है इसी पे फोकस करता है और वो ये देखता है कि इस कोड में जो है मेन इंपॉर्टेंट एप्लेट व्यूअर के लिए ये कोड है। तो वो अगर यहाँ पे देखता है फ्लैग तो यानी वो जान जाता है कि ज़रूर इस फोल्डर में फ्लैग डॉट क्लास नाम का फाइल एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसे कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लेट व्यूअर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उस फोल्डर पे जाना पड़ेगा, मीन्स उस लोकेशन पे जहाँ पे आपका .java फाइल एप्लेट का एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है डेस्कटॉप पे और एप्लेट। ठीक है, अब हम इसे कंपाइल करते हैं, जावा सी और flag.java। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, एक flag.class नाम का फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। इसके प्रीवियस हम लोग क्या करते थे कि कोई भी जावा प्रोग्राम को अगर रन करना होता था तो हम लोग जावा लिखते थे और उसके बाद उस क्लास का नाम लिखते थे जिसमें मेन है, तो वो जावा प्रोग्राम रन कर जाता था। लेकिन एप्लेट को जो है आप इस तरह से रन नहीं कर सकते, वो आपको एरर दे देगा क्योंकि एप्लेट में मेन मेथड होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको एप्लेट व्यूअर से रन करेंगे। तो देखिए ये आपका एप्लेट व्यूअर से आपका एप्लेट रन कर गया और ये जो आपका फ्रेम है इसी का साइज़ है, विड्थ इसका 500 है और हाइट भी इसका 500 है। तो वो जो हम लोग .java के सबसे एंड में हम लोगों ने साइज़ डिसाइड किया था वो इसी फ्रेम का किया था। अगर आप वहाँ पे साइज़ डिक्रीज़ कीजिएगा तो इस फ्रेम का साइज़ डिक्रीज़ करेगा, अगर उसे इंक्रीज़ कीजिएगा तो इस फ्रेम का साइज़ इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि एप्लेट व्यूअर से किस तरह से इसको रन करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इस एप्लेट को हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर से कैसे रन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक HTML पेज प्रिपेयर करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करें, आप सिंपली यहाँ एक्चुअली हम एप्लेट में ही चले जाते हैं और यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक नोटपैड लीजिए और उसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप HTML की कोडिंग करेंगे।
तो HTML की कोडिंग एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो मैं फिर से नहीं करने जा रहा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक HTML का कोड तैयार कर रखा है, जिसके थ्रू मैं इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन करूँगा। तो देखिए यहाँ पे एप्लेट से आपका स्टार्टिंग हुआ और ये एप्लेट एंड हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कोड इक्वल टू फ्लैग डॉट क्लास, और ये विड्थ और ये हाइट। तो ये जो विड्थ और हाइट है, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जब ये फ्लैग आपका विजुअल होगा तो वो उसका साइज़ क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं ये आगे भी आपको शो करूँगा कि ये विड्थ और हाइट किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे आपका उस फाइल का नाम होगा, उस डॉट क्लास का, जिसमें आपका एप्लेट का प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर आपको इसे क्लोज कर देना है, एप्लेट को सेव कर लें। जैसे मैं इसे सेव कर लेता हूँ, flag.html। आप ये जो फाइल एक्सटेंशन है आपको HTML इस्तेमाल करना होगा, और यहाँ पे ऑल फाइल्स कर लें। और हम अपना इस लोकेशन को जो है आप स्पेसिफाई कर लें कि ये आपका सेव कहाँ होगा। तो हमारा ये एप्लेट फोल्डर है, इसमें हम लोग इस कोडिंग को सेव करते हैं, और ये हमारा HTML फाइल अब बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक फ्लैग नाम का HTML फाइल क्रिएट हो गया। अब जो है हमें इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन करना है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ये आपका एप्लेट उसी समय रन होगा जब उसमें जावा प्लगइन इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, तो ये एप्लेट आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे उसी समय रन हो सकता है जब आपका JDK या JRE आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जावा इनेबल्ड है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि कंट्रोल पैनल में जाइएगा, और यहाँ से आप जो है आपको एक जावा नाम का मिलेगा, इसको आप क्लिक करें। और यहाँ पे देखिए जावा से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको ये जानना है कि आपके JRE का क्या वर्जन है, तो ये सारा फीचर आपको पता चल जाएगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड भी सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन हमें मतलब है केवल इसी से। तो यहाँ पे एक जावा प्लगइन का है, तो ये अगर इनेबल होगा तो आपका जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एप्लेट दिखेगा, और अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो एप्लेट आपका रन नहीं करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक आपका जावा कंसोल नाम का ऑप्शन है। अगर आप शो कंसोल कर देते हैं तो क्या होगा कि अगर आप एप्लेट रन कर रहे हैं और आपका एप्लेट रन नहीं कर पा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो उसका जो रीज़न है वो आपको शो होगा। तो मैं आपको यहाँ शो करके दिखाऊंगा कि अभी ये आपका इनेबल है, तो जब आपका एप्लेट नहीं रन करेगा तो आपको वो एरर शो करेगा, और अगर रन कर जाएगा तो आपको ये भी शो करेगा कि आपका जो एप्लेट है वो सक्सेसफुली रन कर गया है। और देखिए आपको ये जो है जावा जो है प्लगइन आपको किस ब्राउज़र पे इनेबल करना है, तो आप यहाँ से वो भी ऑप्शन चुन सकते हैं। तो अभी मैंने केवल माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसी पे जावा को जो है इनेबल कर रखा है। तो चलिए अब हम लोग का सारा सेटिंग्स हो चुका है। अब हम लोग इस HTML फाइल को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा एप्लेट एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली आपको एक्टिव इनेबल कर देना होगा अंदर से, तभी जाके ये देखिए यही आपका जावा कंसोल है जो आपका ये शो करता है कि आपका एप्लेट सही ढंग से रन किया कि नहीं किया। अगर आपका एप्लेट फेल हो जाता है तो यहाँ पे आपको एरर शो होगा, ये जो आप सामने जावा कंसोल देख रहे हैं। तो अभी जो हमारा एप्लेट है वो सक्सेसफुली रन कर गया है, इसीलिए ये आपको कोई भी एरर नहीं दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसमें अगर आप M प्रेस करते हैं तो आपको रैम का यूसेज दिखा रहा है कि ये आपका एप्लेट कितना रैम ऑक्यूपाई कर रहा है। और अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड के लिए देखिए यहाँ पे Q है, हाइड कंसोल। तो अगर आप Q प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे तो ये फिर आपका डिसअपीयर हो जा रहा है। तो ये देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा यहाँ पे है, और ये जो सारे जहाँ से अच्छा लिखा था वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है टाइटल पे। और वो जो मैंने विड्थ और हाइट दिया था ना,
तो ये इसका आपका हाइट है 500 और इसका विड्थ है 500, तो ये इतने बाय इतने साइज में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने एप्लेट को इंटरनेट एक्सप्लोरर से कैसे रन करेंगे वो देखा। तो अब मैं दूसरी चीज़ ये आपको शो करना चाहता हूँ कि अभी जो आपने इस वेब पेज को रन किया तो वो आपका ज़रूरी था कि उसी फोल्डर में होना चाहिए जिसमें उसका .class फाइल हो, लेकिन आप अगर इसी इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस फोल्डर से बाहर निकाल देते हैं और फिर आप रन कीजिएगा तो देखिएगा कि आपका जो एप्लेट है वो रन नहीं करेगा, क्योंकि फ्लैग से रिलेटेड जो आपका .class फाइल है वो आपका एप्लेट फोल्डर के अंदर है और ये बाहर है, तो ये इनएक्सेसिबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्सेप्शन दे दिया कि एरर है। ठीक है, HTML फाइल बनाया है, ये आपका उसी समय खुलेगा ये एप्लेट जब ये आपका .class फाइल के साथ एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये वेब पेज जो है फ्लैग का, ये आपका हार्ड डिस्क से किसी भी लोकेशन पे हो, अगर आप इस flag.html को क्लिक करें तो ये आपका एप्लेट को रन कर दे। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको कि आपको एक कोडिंग इसमें चेंज करना होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका इससे रिलेटेड जो .class फाइल है वो आपका कहीं भी एग्जिस्ट करता हो, ये आपका जो flag.html है उस .class फाइल को एक्सेस कर लेगा। तो उसके लिए हम लोग को एक छोटा सा कोडिंग में चेंज लाना होगा कि अभी तक हम लोग कोड का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग कोड बेस का इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्लोरर आपका कहाँ पे फाइंड करेगा, तो मैंने यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन दे दिया कि आप जो है सी यूज़र नारायण डेस्कटॉप और एप्लेट के अंदर इसको फाइंड कीजिएगा, इस flag.class फाइल को। जब ये सिंगल कोडिंग आप कर दीजिएगा तो आप इसे बंद कर दें, मीन सेव कर दें, और अब देखिएगा कि अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आपका flag.class फाइल सक्सेसफुली रन करेगा, किसी भी तरह का एरर नहीं शो करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि वो जो एरर अभी आपको शो हो रहा था वो किसी भी तरह का एरर नहीं आ रहा। तो अब आप ये जो flag.html फाइल को आप D ड्राइव में रखें, C ड्राइव में रखें, कहीं भी रखें, आपका जो .class फाइल है जो आपका इस एप्लेट फोल्डर के अंदर है वो एक्सेसिबल हो जाएगा हर जगह से। टैग एक वर्ड होता है जो आपका जब भी आपका एप्लेट रन नहीं करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे तो वहाँ पे लिखता है कि एप्लेट टैग मिसिंग। तो वो एप्लेट टैग है क्या, तो देखिए यही आपका एप्लेट टैग है, जिसमें अगर आप कोई भी रॉन्ग करते हैं या गलती करते हैं तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपको मैसेज शो करता है कि एप्लेट टैग मिसिंग। ठीक है, फाइनली आप व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें इस वीडियो को वॉच करने के बाद, ताकि आगे आगे मेरी और भी जावा की वीडियोस आने वाली है यूट्यूब पे, तो मैं उसमें वो सूटेबल इम्प्रूवमेंट करके और फिर मैं उस वीडियोस को क्रिएट करूँ। तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल माय यूट्यूब फ्रेंड्स।